तो आपको क्या लगता है कि ब्लेस्ड लग्न कौन से होते हैं आपके अपने एक्सपीरियंस में, क्योंकि आप तो लाखों कुंडलियाँ देख चुके हैं? मैं फेवरेट कह सकता हूँ कि मेरे को पाइसेस लगन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके पास ज्ञान का भंडार होता है। फिर एक्वेरियस को मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक्वेरियस के जो लोग हैं वो किसी की लाइफ में इंटरफियरेंस नहीं चाहते, ना वो करते हैं ना वो चाहते हैं अपने जीवन में। भगवान कृष्ण आपको टॉरस लगन के मिलेंगे, भारत आपको टॉरस लगन का मिलेगा। हमारा एम क्या है? ज्ञान देना। धर्म का ज्ञान पूरी दुनिया से लोग लेने के लिए कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। अगर लग्नेश किसी का भी हो, चाहे वो एरीज टू पाइसेस कोई भी लग्न हो, अगर 6, 8, 12 में चला गया तो कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इसके? अब लगन लॉर्ड 6, 8, 12 में गया तो एक प्रॉब्लम छठे भाव में जाने की श्योर है कि उसको बीमारी मिलेगी अपनी सेहत में। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि लगन को 6, 8, 12 का श्राप नहीं लगता। तो एक तरह से अगर छठे भाव में लग्नेश गया है तो वो रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशन से लड़ने की हिम्मत रखता है। ही विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, हमने स्पीकिंग ट्री पे कई सारे ग्रहों को आपकी कुंडली से जोड़कर उनके कॉम्बिनेशंस पे बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन लग्न पर यानी कि जो आपका असेंडेंट है उस पर हम ये पहला पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि लग्न आपके बारे में ना बहुत कुछ बताता है, आपकी लाइफ डिसाइड करता है, क्योंकि लग्न आप खुद हैं। आप क्या है वो लग्न है। तो कैसे ये लग्न देखा जाए, लग्न लॉर्ड की स्थिति कैसे पता की जाए, सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगी। क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो सिर्फ एक एंगल से एस्ट्रोलॉजी को नहीं देखते, एक एंगल से कुंडली को नहीं देखते, वो उसमें स्पिरिचुअलिटी का भी तड़का लगाते हैं, फिलॉसफी का भी तड़का लगाते हैं, और फिर जो बात निकल के आती है वो आपके काम की बात होती है कि आप क्या सीख सकते हैं ज्योतिष विद्या से। लग्नों को जानेंगे तो अपनी कुंडली खोल लीजिए, क्योंकि हम जानेंगे कि लग्न क्या है, लग्न लॉर्ड क्या है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर नवनीत चितकारा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर स्पीकिंग ट्री पर। हरे राम कृष्ण। सर, लग्न, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि लग्न कितना ज़रूरी होता है देखना, लग्न और लग्न लॉर्ड? देखिए, लग्न समाज में जिस प्रकार आप अपने आप को लेके चलते हैं, जो आपकी इंटेलिजेंस है, जो आपकी इंटेलेक्ट है, जो आपकी बुद्धि है, जिससे इंसान को सब कुछ प्राप्त हो सकता है और सब कुछ जा भी सकता है, वही लग्न है। लग्न एक ऐसा कनेक्शन है उस परमात्मा के साथ, उस परम आत्मा के साथ, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देता है, एक नई अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे सूर्य रोज सुबह जब उदय होते हैं, जिस भी जगह हम रहते हैं, तो सुबह पहली किरण सूर्य की पहली अपॉर्चुनिटी होती है, वो पहली रश्मि होती है जो धरती पर आके गिरती है और कहती है कि चलो उठो, आज अपने जीवन को नया बनाओ। एक नया नवनीत सामने उठकर आए, एक नई विद्या आपके जीवन में आए, एक ऐसा मुकाम आप अचीव करो जिससे कि आप इवेंचुअली मुक्त हो जाओ। ये लगन है। लगन एक प्लेटफॉर्म है जो आप सबको मिलता है, ताकि आप अपने जीवन को बिताकर उस परम परमात्मा की तरफ जा सकें। और अगर आप एक वर्ड में मेरे से डेफिनेशन पूछें तो वो आपकी बुद्धि है, वो आपकी वेकअप है, जब आप जागृत हुए या जागरूक हुए, वो लगन है। और वो एनर्जी, वो इंटेलेक्ट जिस भाव में जा रही है, वो भाव में कौन लेके जा सकता है? लग्नेश, लगन का स्वामी। तो उस इंटेलेक्ट को, उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को, उस बुद्धि को जो कैरी करने वाला एक मीडियम है, वो आपका लग्नेश है। तो अगर कोई व्यक्ति पहली बार एस्ट्रोलॉजी से जुड़े पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए अगर समझना हो तो ये कुंडली है, इसमें ये फर्स्ट हाउस लग्न है। जी 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 जी। देखिए, इसको ना मैं आपको एक बहुत स्टोरी के फॉर्म में आपको मैं पूरा 12 के 12 घर ही समझा देता हूँ। आपको अपने आप
लगन और द्वितीय तृतीय भाव सब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मुनि पराशर अपनी मेडिटेशन में विष्णु जी से ज्योतिष के बारे में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, और वो देखते हैं कि लगन जब किसी का सामने आया तो वो इंसान अभी अभी नींद से उठा है। अब नींद की अवस्था जो है वो एक तरह से मृत अवस्था होती है। आपको नहीं पता होता, आपके शरीर पे कोई इतना कंट्रोल नहीं होता। आपको सुबह उठ के ही पता लगता है कि हम जिंदा है, हम ठीक है, हाथ पैर चल रहे हैं। कई लोग मैंने देखे जो सोए वो उठे ही नहीं, और कई जब उठे तो किसी का हाथ नहीं चल रहा था और फटाफट डॉक्टर के पास भागना पड़ा। लग्न एक ऐसी अवस्था, प्रथम भाव, जब आप एकदम आंखें खोलते हो लंबी गहरी नींद के बाद। उस नींद में सपने भी होते हैं, एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। इसीलिए लगन से एक पिछला भाव जो है वो नींद का भाव है, 12th हाउस ऑफ स्लीप। सो उस स्लीप में, उस बेड पे आपके बहुत सारे कार्य भी होते हैं, इसलिए वो सेक्सुअलिटी का भाव भी है, राइट? वो सोने का भाव भी है, क्वालिटी ऑफ स्लीप का भाव भी 12वां भाव और 12वें भाव के स्वामी से देखा जाता है। हाँ, तो लग्न मतलब आप उठे। अब आप उठे तो आपने देखा कि आप सेंसेस में हो, आपका शरीर ठीक चल रहा है, आपकी बुद्धि काम कर रही है, आप अपने आप को पहचानते हो। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो अपने आप को भी नहीं पहचानते। हाँ, आप अपने आप को पहचानते हो, आप अपने घर को पहचानते हो। उठते ही आप अपने गुरुओं को दी हुई जो एक प्रॉमिस है या गुरु परंपरा का जो मंत्र है उसको आप जपते हो। हम उठते ही पहला वर्ड जो हमारी गुरु परंपरा है, हरे राम कृष्ण, ये 3 वर्ड्स, चाहे 5 मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो। लोग बोलते ना आप नहाए नहीं हुए, आप बेड पे बैठे हैं, लेकिन कोई भी अवस्था में जो आपके गुरु का मंत्र है वो आप कर सकते हैं, जो आपकी परंपरा है वो आप कर सकते हैं। तो उठे, हरे राम कृष्ण 2 4 5 मिनट कहा, और उठते ही अपनी बुद्धि का ज्ञान हुआ, अपने गुरुत्व का ज्ञान हुआ। आपको ये भी पता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी एक लोहे की फैक्ट्री है, वो भी आपके ज्ञान में है। मतलब बुद्धि काम कर रही है, ये आपका लग्न है। अब जैसे ही आप उठते हो तो आप साथ पत्नी सो रही है, या बच्चे हैं, या भाई है, या बहन है। अगर बच्चे हैं तो आप भाई बहन होंगे आपके साथ सो रहे, या आप अकेले भी सो रहे होंगे तो साथ वाला कमरा माता जी का होगा या आपके बच्चों का होगा। तो आप कमरे से बाहर निकलकर आप उठकर जाके देखें कि माँ ठीक है। मैं तो यही करता हूँ, सुबह उठता हूँ, उठ के सबसे पहले देखता हूँ बच्चे ठीक हैं, पत्नी ठीक है। बच्चों को जगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि बेटा उठो, स्कूल जाना है। हाँ, तो जब आप उठते ही दूसरा काम आप क्या करते हो, परिवार को देखते हो। अगर आप फॉरेन लैंड्स पे अकेले हो तो सुबह उठ के हो सकता है फ़ोन करो, हाँ जी मम्मा मैं उठ गया, ये ऐसे है। द्वितीय भाव, दूसरा भाव, कुटुंब का एक्टिवेट हो गया उठते ही। तो आपका परिवार है। अब मान लीजिए आपके घर में बहुत सारा धन पड़ा हुआ है, एक कमरे में आपने संजो के रखा है, तो लोग अपने परिवार को देखने के बाद उस कमरे में भी जाके देखेंगे कोई चोरी वोरी तो नहीं हो गई है, धन वहीं पर है। जो ज्ञान के मार्ग पे चल रहा है वो अपनी किताबों को देखेगा। मेरा ऑफिस मेरे घर पे ही है, तो मैं परिवार को देखकर फिर मैं ऑफिस को नमस्कार कर देता हूँ कि ये सब कुछ ठीक है मेरे ऑफिस में भी कुछ खराब नहीं हुआ। तो धन की परिभाषा हर एक के लिए अलग है, कि आपको लगेगा कि सिर्फ पैसों का धन नहीं, धन बहुत से प्रकार का होता है। जिसको पौधों से प्यार है वो देखेगा पौधे तो ठीक है ना। किसी का धन छठे भाव में हो सकता है पेट्स, जिसको पेट्स, हाँ मेरा डॉगी भी ठीक है, सब ठीक है। अब मुनि पराशर कहते हैं कि सुबह उठना 7 बजे उठना नहीं है, उनके हिसाब से सुबह उठना 2:30 बजे उठना है। कि सुबह 2:30 बजे आप उठो, नहा धोकर आप अपनी सारे योग
एक्सरसाइज करके 4 बजे तक आप रेडी होने चाहिए, ताकि आप कुछ प्रोडक्टिव कर सके जीवन में। तो 2:30 बजे उठना और ठंडे ठंडे पानी से नहाना और हर रोज करना और जिंदगी के 70 साल करना, इससे बड़ा पराक्रम कोई नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं आप। इससे बड़ा पराक्रम कोई नहीं हो सकता। बाकी सब पराक्रम फॉलो करते हैं उसको। थर्ड हाउस आ गया। थर्ड हाउस आ गया ना। मुनि पराशर, आप बात कर रहे हो बड़े बड़े पराक्रम के बारे में। आप बात कर रहे हो कि आपको ये काम करना है, नया स्टार्टअप करना है, ठीक है, वो भी पराक्रम की परिभाषा है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे पराक्रम है कि आप उठे, आपने गुरु का नाम लिया, परिवार को देखा, द्वितीय भाव अपने धन को देखा। कुछ लोग इस पे थोड़ा चाय भी ऐड कर देते हैं कि पत्ती चाय ले आती है तो स्वाद आ गया, थोड़ा चाय बिस्किट ले लिया। सेकंड हाउस, उठते ही जो एक्सरसाइज वाला है वो सुबह सुबह उठते ही वे प्रोटीन पी लेगा कि मेरी प्रोटीन की जो है वो पूरा हो गया आज। अब थर्ड हाउस पराक्रम, प्रथम पराक्रम सुनाने, मतलब आपने नहा के धो के आपने पूजा पाठ के लिए बैठना है। और जब आप नहा लेते हैं, धो लेते हैं, तो उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि भाई बहन जो है वो नहाए कि नहीं नहाए, वो ठीक है। अगर जॉइंट फैमिली हो ना, तो आपका घर इस तरफ हो, भाई का घर इस तरफ हो, तो नहा धो के आप एक बार उधर भी देखें कि भाई भी उठ गया, उसकी परिवार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। और फिर आप थर्ड हाउस से सबको राम राम बुलाना शुरू कर दोगे। राम राम, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जो भी आ रहा है आपको बोल रहा है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कुछ लोग क्या करते हैं, नहाने से पहला थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं। तो मॉर्निंग वॉक क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, छोटा सा ट्रेवल, 4 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का। तो आप छोटा सा डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लिए, आपने सबको राम राम भी बोल दी, कम्युनिकेट भी कर दिया, आपने पराक्रम भी दिखा दिया, नहा धो लिए। तो जब वो ये सब कर रहे थे तो मुनि पराशर तीसरे भाव को देख रहे थे। हाँ, अब आप इसको जितना मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, आप पराक्रम कर लो, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ से वृंदावन चलते हैं, वो भी एक शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, 4 किलोमीटर की वॉक भी एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है। भाई बहन सबको देख लिया, कम्युनिकेट कर लिया। अब कहते हैं कि अब पाठ भी हो गया, पूजा भी होगी, क्योंकि वहाँ से आप नवम भाव को देख रहे हैं, तो आप में स्पिरिचुअलिटी का भी आ गया। हाँ, अब आप चौथे भाव में आ गए। अब आप कहते हैं पत्नी को कि आज ब्रेकफास्ट में क्या है, क्या मिलेगा, नरिशमेंट, क्योंकि पत्नी माँ जैसी होनी चाहिए और पति पिता जैसा, तभी रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। तो वो पत्नी जैसे माँ अपने बेटे को खाना परोसती है, ऐसे अपने पति को परोस रही है कि आपका जो आज हमने फेवरेट चीज़ बनाई है, आप खाओ। आपका नरिशमेंट हो गया, आप खा रहे हैं। फिर मुनि पराशर देख रहे हैं कि ये इंसान अपना वाहन निकाल रहा है। अब ऑफिस जाना है ना, हमें उठ गए, नहा धो लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, अब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, अपने रथ पे बैठने लगे हुए हैं, चैरियट इज रेडी। हाँ, वाहन का स्थान भी चतुर्थ भाव हो गया, नरिशमेंट का भाव भी। अब आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आपका वाहन कितना कंफर्टेबल है। आप लोकल बस पे जाओगे, या आपको कंपनी की कैब लेने आएगी, या आप अपनी मर्सिडीज से जाओगे, या किसी भी लग्जूरियस गाड़ी से जाओगे, या आपकी गाड़ी खराब है, या आपके चतुर्थ में शनि बैठा था, तो आपका हमेशा माइंडसेट था कि सेकंड हैंड गाड़ियाँ ली जाए, सेकंड हैंड घर में रहे, ऑलरेडी कोई रह रहा है उस घर में रहे। देख रहे हो, तो वो चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव में आप अपने कंफर्ट पे बैठे, और फिर आपने देखा कि उस गाड़ी में आपके बच्चे भी बैठे हो, क्योंकि आपने उनको स्कूल भेजना है। अगर छोटा बच्चा है तो वो आपके साथ गाड़ी में बैठ जाएगा, अगर बड़ा बच्चा है फिफ्थ हाउस तो वो अपनी गाड़ी लेके जाएगा, वो भी आप देखोगे कि गाड़ी ले गया, मतलब बच्चा स्कूल चला गया। तो पंचम भाव आपकी 12वीं की स्कूलिंग, 10वीं से बाद जो आपका ग्रेजुएशन तक है, वो फिफ्थ हाउस है, ज्ञान। और चतुर्थ भाव में बच्चों का ज्ञान, आप स्कूल छोड़ने जाओगे उन्हें, राइट। जब स्कूल छोड़ने जाओगे तो आप अपने घर से दूर जा रहे हो, थोड़ा सा, चाहे 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो घर से दूर जाना भी कहीं ना कहीं पर तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो चौथे से 12वां है, गोइंग अवे। तो आप चलते जा रहे हैं। अब पंचम भाव में हम अपने ऑफिस में पहुंच गए, फिफ्थ हाउस पे, ऑफिस पे पहुंचते ही अब वो समय है
जब आपको अपने स्किल्स दिखा रहे हैं, आपके अंदर आपका लक्ष्मी स्थान है वो, अब वहाँ पर आप स्किल दिखा रहे हैं, आपको उस भाव से प्यार है, वो आपका फ्यूचर है। हम ऑफिस क्यों जाते हैं? बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो जब मुनि पराशर पंचम भाव को देख रहे हैं, वो स्किल को देख रहे हैं, और 90% लोग भारत में अपने ऑफिस में पहुंचते, अपने वर्क स्टेशन पे बैठते, सबसे पहले भगवान का नाम लेते। बिल्कुल। जो मंत्र पढ़ना होता है उस मंत्र को पढ़ा जाता है। इसीलिए पंचम भाव मन के अंतर जाने का मंत्र भाव भी है। मंत्रेश बोलते हैं पंचम भाव के स्वामी को। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपका पहला प्यार, आपका वर्क, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका ज्ञान, आपका मंत्र, आपके बच्चे, आपका फ्यूचर, आपका रियल रोमांस। हम रोमांस की बात करते हैं ऑपोजिट सेक्स को लेके, मुनि पराशर रोमांस को बात कर रहे हैं अपने मंत्रों को लेकर। अभी मैं किसी की कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, वो कहते कि एक इंसान किसी गुरु के पास गया, गुरु को जाके बोलता है कि मैं पिछले 20 साल से रोज राम नाम की मालाएं कर रहा हूँ, 2 घंटे राम राम करता हूँ, गुरुजी कुछ हुआ तो है नहीं मेरी लाइफ में, नथिंग हैज चेंज्ड, ये क्या बात पड़ी? तो उन्होंने बोला ऐसा करो, 2 दिन के लिए छोड़ दो इसको और तीसरे दिन मेरे पास आना। वो तीसरे दिन बौखला के आया, कहता प्रभु जी मैं 1 दिन छोड़ा, उसके बाद मैं उसको छोड़ नहीं पाया, मुझे लगा मेरी जिंदगी में सब कुछ ही खत्म हो गया है। तो वो कहते हैं कि यही किया तुम्हें, ये असली रोमांस है। आप 1 दिन जो आप मंदिर जाते हो या आप पूजा करते हो, किसी का अच्छा करते हो, किसी को भला करते हो, किसी को कुछ खिलाते हो, किसी को नरिशमेंट देते हो, आप 1 दिन छोड़ के देखो, आपको लगा आपकी जिंदगी खत्म हो गई। ये है 5th हाउस, इसको लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। ये मुनि पराशर की परिभाषा थी। आप इसको रोमांस के साथ जोड़ सकते हैं, डेट्स के साथ जोड़ सकते हैं, वो कलयुग की परिभाषा है। क्योंकि देश काल पात्र बदल रहा है, युग बदल रहा है, तो आप किसी के साथ भी जोड़िए इसको। अब जैसे ही अपने आपने स्किल दिखाया, आपने अपने आप को दिखाया कि मैं इस लेवल पे हूँ, ऐसे हो, साथ ही कंपटीशन स्टार्ट हो गया। छठा भाव। अच्छा आप इस लेवल पे है, वाह। तो जिनका लगन का स्वामी छठे भाव में होता है ना, उनको ना चाह कर भी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, बेचारे। समझ रहे हैं आप? तो ये छठा भाव है। तो आपको जबरदस्ती कंपटीशन में डाला जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, आप ना चाहते हुए भी दुश्मनों को पैदा करोगे। आपकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, लेकिन लोग आपके साथ अगेंस्ट है आपके, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी छठे भाव में आ गई और वो तो सिर्फ काम कर रही थी अपना, और साइलेंटली दुश्मन पैदा हो रहे थे। तो जब दुश्मन पैदा होते हैं तो उसका दिमाग पे, मन पे असर आता है। मन पे जब असर आता है तो सेहत पे असर आता है। 90% डिजीजेस जो है वो मन वीक होने के कारण आप पे हावी होती है। मन जीते जग जीते, जग जीते तन जीते। आपका शरीर जो है वो मेंटल स्टेट, IBS, हार्ट प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, BP, हाइपरटेंशन, ये सब मेंटल डिजीजेस है। बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड और आप में हिम्मत नहीं है वर्कआउट करने की, आप पे हिम्मत नहीं है खुश रहने की, आप बीमार हैं। तो वहां से रोग शुरू हो गया। अब रोग के लिए मुनि पराशर कह रहे हैं कि इसकी सैलरी तो 1 लाख थी, इसको रोग हो गया 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, पूर्व जन्म के कर्म भी है, तो अब उसको अपना इलाज या परिवार का इलाज करने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। और ऋण का भी है। ऋण आ गया आपके पास। हाँ, अब ऋण आ गया तो आप उदास हो गए, शौक में है, रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, और वो शत्रु इस लेवल पे निकले कि उन्होंने आपको लिटिगेशन में भी फंसा दिया कहीं ना कहीं। आप बॉसेस के सामने बैठ के अपना पक्ष रख रहे हो। लिटिगेशन क्या है? यू आर जस्ट ट्राइंग टू टेल दैट यू आर राइट। यस, दैट्स व्हाट इज लिटिगेशन एंड पीपल आर नॉट बिलीविंग इट। तो मुनि पराशर ये सब सोच रहे हैं तो छठा भाव सोच रहे हैं, ये छठा भाव है। अब वो सारा दिन इंसान लड़ा, शाम को वो अपने बिजनेस पार्टनर को बताता है यार आज ऐसा ऐसा हुआ। कह रहा कोई बात नहीं, मिलकर लड़ेंगे, कोई चक्कर नहीं है। अब जिसका कोई पार्टनर नहीं होता, जिसके पास नौकरी होती है या जो डेली बेसिस पे पैसा कमाता है, तो उसने देखा कि आज मैंने सारा दिन कितने पैसे कमाए। डेली बेसिस की इनकम 7th हाउस, आपकी बेसिक इनकम 7th हाउस, मैंने कितना टारगेट अचीव किया। आप सप्तम भाव को सिर्फ विवाह समझते हैं, आपका टारगेट
वो जो मॉल में आप चीज़ें देखना चाहते हो ना, जो खरीदना चाहते हो, जो आपके दिमाग में टारगेट में, वो 7th हाउस है, क्योंकि ये डिज़ायर्स को जन्म देने वाला भाव है। और फिर आप अपनी पत्नी के पास गए, अगर आपका उनके साथ रिश्ता अच्छा है तो आप सारा दिन की बात उनको बताएंगे, यार आज ऐसे हुआ, आज ये था, आज बड़ी प्रॉब्लम आई, विदाउट एनी रीज़न उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, मैं बच्चों को भी जो है फ़ोन करना भूल गया, क्या हुआ, कैसा हुआ। 7th हाउस, दैट कॉन्वर्सेशन, योर हाईएस्ट डिज़ायर कि मैं किससे अपना दिल की बात करूँ। हाँ, उसके बाद आप अष्टम भाव में आते हो। फिर अष्टम भाव में आप क्या पूछते हो, मुनि पराशर कहते हैं कि ये पार्टनर है, पार्टनर का भी अपना परिवार होगा, कुटुंब होगा। सेकंड फ्रॉम दी 7th, आपका परिवार आपके लगन से दूसरा था, तो आपके लाइफ पार्टनर का परिवार ससुराल हो गया, ससुराल, अष्टम भाव। फिर आप जो है, अगर आप जैसे आप फीमेल हैं तो अगर आपके घर में सास है तो मम्मा ठीक हो, आप सब ठीक है। फिर मैं अपनी पत्नी से पूछता हूँ उधर मम्मा पापा ठीक हैं, भाई ठीक है, कोई नई ताज़ी, कोई अपडेट, कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है। तो ये डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज भी कैसी है, क्योंकि आप उतना ही सम्मान अगर अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को देते हो तो आपका जीवन अच्छा रहता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो वो मुनि पराशर कह रहे हैं कि अब सेकेंड हाउस आ गया तो ये परिवार भी है इसका, तो लाइफ आफ्टर मैरिज भी है, लेकिन लाइफ आफ्टर मैरिज बंधन भी है। तो आप अष्टम भाव में थोड़ा सा बंधा हुआ भी फील करते हो, और जब आपकी लाइफ ख़राब होती है तो आपको लगता है कि आप गिर ही गए हो। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, सप्तम और अष्टम भाव ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। इमेजिन कीजिए कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, और आप आते ही आप अपनी वाइफ को देख रहे हैं कि वो पूरी कोचिंग क्लास अपनी मदर से ले रही है कि अगला दिन कैसे प्लान करना है घर पे। मैंने कई रिश्ते ऐसे देखे जिसमें एक माँ अपनी बेटी को पूरी कोचिंग देती है, पूरी ट्रेनिंग देती है, मायका छूट ही नहीं पाता है, और वो कोचिंग इस घर के सर्कमस्टांसिस के लिए कभी मैच नहीं करती है, और वो लड़की अपना जीवन खराब कर लेती है। अगर लड़की को या अपने हस्बैंड को या वाइफ को अपना एक अच्छी मैरिड लाइफ जीनी है तो वो आपको अपनी बुद्धि से और अपने मन से जीनी है, क्योंकि वो आपकी मैरिड लाइफ है। दो परिवारों ने साथ जरूर दिया है, लेकिन शादी केवल दो लोगों की हुई है। वो सारी चीज़ें अष्टम भाव है। और जब आप बहुत दुखी हो जाओगे, मुनि पराशर देख रहे हैं कि बहुत दुखी हो गया अष्टम भाव में, इसकी लाइफ आफ्टर मैरिज खराब हो गई, अब वो जानना चाहता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जिज्ञासा, मेरा क्या लाइफ का पर्पस है, मैं कहाँ देखूँ। तो फिर वो यूट्यूब पे लिखता है बैड मैरिज, और 10 हॉरर जो है वीडियोस आ जाते हैं कि बैड मैरिज का ये ग्रह, ये प्लैनेट। तो आप अकल्ट को सीखने लगते हो, आप जानने लगते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जिज्ञासा। और वो जिज्ञासा कब परम ज्ञान में बदल जाती है किसी को नहीं मालूम। मृत्यु से क्यों जोड़ा ऋषि पराशर ने? क्योंकि सप्तम भाव अति दुखम, मरण भाव है सप्तम भाव। अब सप्तम भाव की जो वेल्थ है वो अष्टम में पड़ी है, मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर मैरिज, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन योर डेली इनकम, quality of life based on your partnerships and associations will decide your longevity. आयु वहां से। हाँ, आप देखो ना, आपकी अगर इनकम नहीं है, आपके पास पौष्टिक खाने पीने को कुछ नहीं है, आपकी वैसी लॉन्जिविटी, आप मान लीजिए आप एक ऐसी कंट्री में पैदा हो जाते हैं, सोमालिया वगैरह कहीं में हो जाते हैं, एक ब्रेड भी 10 लाख की 2 लाख की मिलती हो, और इतने इतने से आपकी क्या लॉन्जिविटी होगी, आपका क्या नरिशमेंट होगा। आपके एक्सटेंडेड फैमिली ने आपका जीना हराम किया हुआ है, और आप जो है बीपी की गोलियां ले रहे हैं, शुगर की गोलियां ले रहे हैं, डेफिनेटली इट इज़ हिटिंग योर लॉन्जिविटी। तो अष्टम भाव डिसाइड करता है कि आपकी लॉन्जिविटी कितनी है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव नहीं है, मृत्यु तीसरे भाव से देखी जाती है, क्योंकि आप में सांस लेने का पराक्रम ही खत्म हो गया, छोड़ दिया उसने, अब नहीं सांस ले सकता। दिल कहता है कि अब नहीं, क्योंकि वो हार्ट चौथे और पांचवें घर से 11वां और 12वां बच जाता है। आई कांट, अब बस बहुत हो गया, चला जाए। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आप कोविड के केसेस उठाइए, कोविड में 80% लोग वो बचे जिनका मन मजबूत था। हाँ बिल्कुल। आप वेंटिलेटर पे है, किसी को 10 मिनट वेंटिलेटर पे डालिए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान उठा लो, बस अब नहीं।
और कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को चाहे 10 दिन रख लो, मुझे जिंदा घर भेजना, मेरे को ज़्यादा है वापस बच्चों के पास, चाहे आप 2 वेंटिलेटर लगा लो। पराक्रम। पराक्रम, आई विल नॉट गिव अप। कोई भी बीमारी आपके जीवन में आ जाए, यू शुड नॉट गिव अप। तो सर वहाँ पे इस वजह से मृत्यु का हाउस बोला थर्ड को, क्योंकि पराक्रम ही खत्म हो जाता है, सांस पराक्रम ही लेने। खत्म हो गया आपका। ये सांस जो चल रही है ना, ये आपका हिडन पराक्रम है, शनि का पराक्रम है आपके अंदर, आपके कर्मों का पराक्रम है जो सांस चल रही है। जिस दिन कर्म खत्म उस दिन सांस खत्म, आपका वो खाता साइंड चलिए। और इसीलिए योगी हजारों साल जी जाते हैं, क्योंकि वो अपने ब्रेथ को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप और मैं हो सकता है 55 सांस या 20-30 सांस ले रहे हो, योगी हो सकता है घंटे में 2 सांस ले, उसका जीवन अपने आप ही बढ़ जाएगा। इसीलिए स्ट्रेस, टेंशन, हार्ट बीट का तेज चलना आपकी आयु को कम करता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप फालतू कोई भी पंगे या कलेश मत करिए अपने जीवन में, लाइफ को सिंपल रखिए। जितना ज़्यादा लाइफ को आप कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उतनी लॉन्जिविटी कम होती जाएगी आपकी। सो डोंट मेक योर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड इफ़ यू वांट टू लिव लॉन्ग। अनटिल एंड अनलेस आपका एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, वो आपका प्रारब्ध है, वो ऐसे ही लिखा था। लेकिन आपने अपनी तरफ से यू डिड नॉट लेट एनी स्टोन अनटर्न्ड कि मैं फिट रहूँ। जो फ्री विल मिली है उससे तो फ्री आप विल कर से सकते आप कर सकते हैं। तो अष्टम भाव मुनि पराशर उस एक्सीडेंट्स को देख रहे हैं, उस लॉन्जिविटी को देख रहे हैं, उस गड्ढे में गिरने को देख रहे हैं, उस गड्ढे से बाहर निकलने को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इंसान का मोह खत्म हो रहा है अष्टम भाव में, और मोह खत्म होने की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से नाना प्रकार की बीमारियां भी लग गई। लेकिन अब उसे सब कुछ हो गया, अब वो क्या करे? तो फिर मुनि पराशर ने ध्यान लगाया और देखा कि गुरु बचाएगा। तो इंसान क्या करता है, अपनी वाइफ से बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो वहाँ गुरुजी के पास जाता है, हम चले, शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। या क्यों ना हम कुछ पढ़े, ऐसा कुछ ज्ञान करें। या वो अपने पिता के पास जाता है कि पापा मेरी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कैन यू हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो वो नवम भाव है जहाँ पर आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है और आपको आपके गुरु मिल जाते हैं। आपको धर्म का असली मतलब पता लग जाता है। धर्म का असली मतलब प्रोटोकॉल्स है, रूल्स है। यू अबाइड बाय द रूल्स गिवन बाय योर गुरु, बस इतना ही धर्म है। चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वी आर जस्ट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स। और सारे प्रोटोकॉल्स एक जैसे ही है, सिर्फ उनमें फ्लेवर अलग है। इवेंचुअली उनका जो एंड पॉइंट है वो एक ही है सबका। तो आपको अपने धर्म के बारे में एक्चुअली पता लगता है कि मुझे क्या करना है। अब जब आपका धर्म आपको मिल गया, आपके गुरु मिल गए, वो कहता है नवनीत जा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तेरा कुछ भी नहीं होगा, तूने सिर्फ नाम जपना है। कलियुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, जा मेरा नाम जप और जो करना है कर, मैं बैठा हूँ तेरे पीछे। जब गुरु ये बात कह देंगे, पहली बात तो आप कुछ गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो गुरु का आशीर्वाद है। फिर आप रणभूमि में कूद जाएंगे। वो देख रहा है कि गुरु से आशीर्वाद लिया, गुरु का ज्ञान प्राप्त उसे हुआ और वो दशम भाव में कूद गया, कार्य क्षेत्र। अब आओ, अब मेरे पास गुरु भी है, आओ छठे भाव को वो चैलेंज करता है। वहां से दशम भाव छठे भाव को चैलेंज करता है, डेली रूटीन को चैलेंज करता है, अपने दुश्मनों को चैलेंज करता है। तभी तो वहां मंगल उच्च का है। आ जाओ, लेट्स फाइट। आप मुझे तंग कर रहे थे, अब लड़के देख लेते हैं। मेरे पास धर्म है, गुरु है, पत्नी है, एक्सटेंडेड फैमिली है, टीचर है, ज्ञान है, मिस्टिसिज्म है, पिता है। लेट्स फाइट, देखते हैं कौन जीतता है। जब वो जीत लेता है दशम भाव को, तो मुनि पराशर देखते हैं कि वो थैंक्स करने के लिए अपने गुरु के पास भागा जा रहा है और गुरु के चरणों में जाके लेट जाता है, कि कहता है कि आपने मुझे विजय करवाई, मुझे विजय दिलवाई। 11वां भाव गुरु चरण है, क्योंकि ये गुरु का पराक्रम है। अच्छा। 3rd फ्रॉम द 9th। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका गुरु कैसा होगा, आप अपने 11th हाउस को देखो। 11th हाउस बताएगा कि आपके गुरु का पराक्रम कैसा है, आपके जीवन में कितना पराक्रमी गुरु आपको मिला। इसलिए जिनका बृहस्पति उच्च का 11वें में बैठा हो, या जो 11वें भाव में अच्छे ग्रह लेके बैठे हो, आपको पता लग जाएगा कि उनको महान गुरु अपने जीवन में मिलेंगे, उनको पराक्रम वाले गुरु मिलेंगे।
तो वो जब उसको इस तरह का पराक्रम मिलता है तो सारा समाज गुरु मुनि पराशर देखने की वाह वाही कर रहा है कि नवनीत वाह, तुमने ये जंग भी जीती, गुरु भी तुम्हारे पास है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, 11वां भाव, आप वायरल हो रहे हो कलयुग के अंदर, आपको समाज मिल रहा है। अब आप जब समाज की प्रतिष्ठा आप पे हो रही है तो आपको लग रहा है कि मेरी ये होप्स है, ये मेरी विशेज़ है, ये मेरी डिज़ायर्स हैं, मैंने दुनिया जीत ली, मैंने सबको जीत लिया। लेकिन कोई इंसान कितना बड़ा भी क्यों ना हो, मुनि पराशर फिर देखते हैं कि उसको घर वापस आना है। घर वापस आकर उसको एक ही कमरे में सोना है, उसमें 6x10 का बेड सबके लिए है। क्या जो बहुत अमीर है उनका बेड जो है 50x50 का होता है। तो 11वां भाव के बाद 12वें में आप आए। 12वें में आपको पता लगा कि जो सब कुछ आपने अचीव किया वो सब एक तरफ है, और आप अपने अंदर जाके जब अकेले बैठे हो 10 मिनट, उसमें जो सुख मिला है वो एक तरफ है। 12वां भाव आपका त्रिनेत्र है, आगख्या चक्र, वो आपको आपके साथ जोड़ रहा है। फिर आपको लगा कि इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी जो मैंने किया। आपको लगा कि इसके ऊपर भी आपको कुछ मिल सकता है जीवन में, जिसमें आपको रियल सेंस ऑफ कामनेस मिले। तो कुछ लोग क्या करते, घर जाके पियानो बजाते, कुछ गाना गाते, कुछ बैडमिंटन लेके खेलने चले जाते। तो 12वां भाव आपके हिडन टैलेंट्स का भी भाव होता है। जिनका लगन का स्वामी 12वें में हो या 12वें के साथ संबंध बनाता, उनके अंदर हिडन टैलेंट्स होते हैं। कोई ना कोई टैलेंट उनके अंदर ज़रूर होगा जो दूसरों से अलग होगा, जिसको वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, जिसको वो उस लेवल पे लेके ही नहीं जा पाए, वो उनकी सिर्फ पर्सनल हॉबी रह जाते हैं। वो 12वां भाव है। 12वां भाव मुक्ति, ध्यान, निद्र अवस्था में जाने का, स्वप्न को देखने का, सपने देखने का, ये 12वां भाव है। अब आप ये सोचिए कि आपका लगन, जब आप उठे थे, आपको उठाया एक स्वामी ने, एक ग्रह ने, वो लग्नेश है। मतलब जब सूर्य उदय हुआ तो सूर्य की इतनी सारी रश्मियां थी, वो रश्मियां आप जानते हैं ना, रेज। तो उसमें इमेजिन करिए कि उसमें 7 रंग है, 7 रश्मियां हैं जो 7 ग्रहों को रिप्रेजेंट करती है। और आपकी आत्मा ने एक रश्मि को पकड़ा, हाँ जी, और जैसे वो पैरा कमांडोज उस रश्मि को पकड़ के नीचे आके अपने मिशन पे आ जाते ना, ऐसे ही आपकी आत्मा ने एक रश्मि को पकड़ा, सूर्य की रश्मि को। तो पकड़ते 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 आपको पता लगा, अरे मेरा तो लगन ही सिंह लगन है, लग्नेश सूर्य। आपने मंगल की रश्मि को पकड़ा, आपको हो सकता है कि आपको मेष या वृश्चिक लगन मिल गया। आपने बुध की रश्मि को पकड़ के आए, तो मीन्स आपकी आत्मा के पास वो एनर्जी, वो फ्लेवर जो परम सूर्य से मिला है, राइट, वो आपके लाइफ की एक थीम बन गई, वो इंटेलिजेंस बन गई। जैसे मेष लगन वाले लोग, मंगल, तो मंगल क्या है, बाउंसिंग बैक एबिलिटी है। मंगल आपका पैशन है, डिज़ायर है, पराक्रम है, गुस्सा है काल पुरुष का। तो ये सब चीज़ें आपके लगन पे इफ़ेक्ट करेंगी, क्योंकि आपकी आत्मा मंगल की रश्मि को पकड़ के आपके शरीर में एंटर हुई और वो आपको लगन मिला। मतलब वो कनेक्शन जो आपको परमात्मा के साथ था, वो मंगल ने दिलाया। और यही आपकी पिछले जन्म की शायद सबसे बड़ी अनफुलफिल्ड डिज़ायर रह गई हो कि मैं एक पैशनेट इंसान बनूं, मैं एक पावरफुल इंसान बनूं। तो चित्रगुप्त कहते कि जा, ये रही मंगल की रश्मि, ये समय है, ये टाइम है, इसको पकड़ जा, नीचे जा, तुझे शरीर मिल रहा है। तो सर, अगर इसको हम लोगों के लिए समझें तो मेष से लेकर मीन, एरीज से लेकर पाइसेस, हर लग्न के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं चाहती हूँ शॉर्ट में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब तक उनको ये पता लग गया है कि कौन सा हाउस 1st to 12th
क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है, ये तो आप सभी को अब तक पता लग गया होगा। तो एक बार हम मेष से शुरू करते हैं, उनके लग्न लॉर्ड लग्नेश की भी बात कर लेते हैं, और कहाँ जाएगा, कैसा बिहेव करेगा, ये यूज़र आई थिंक खुद को रिलेट कर लेंगे। पर हम 6, 8, 12 की ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि एक मैं इसको मिथ ही कहूँगी, क्योंकि कई लोगों से मैं ये सवाल कर चुकी हूँ कि 6, 8, 12 में जब लग्नेश चला जाता है तो प्रताड़ित हो जाता है, कुछ खराब रिजल्ट देने लगते हैं, वो भी हम बात करेंगे। बिल्कुल। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लग्न लॉर्ड की बात करें, इसमें ना 4 चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। सिर्फ लग्न और लग्नेश की बात करने से मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको पूरा जस्टिस नहीं दे सकते। जैसे सबसे पहले जब आप लगन को देखते हैं तो हमारे ज्योतिष में टर्म है भाव अवस्था, मतलब उस घर की अवस्था कैसी है। हो सकता है उसमें कई ग्रह बैठे हो सकता है कोई ग्रह ही ना बैठा हो। मान लीजिए हम दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं कि उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा। अगर तो कोई ग्रह बैठा है तो सीधा सीधा उस ग्रह का इफेक्ट आपकी बुद्धि पे आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1। ठीक है। अब कोई ग्रह नहीं बैठा तो वो बन गया लग्नेश, क्योंकि हम उस ग्रह के स्वामी को, भाव को देखेंगे। उसके बाद हम अगली चीज जो देखते हैं वो देखते हैं कि जो भावेश है यानी कि लग्नेश है, उस जो किस घर में बैठा है और उसका स्वामी, उस घर का स्वामी वो कहाँ बैठा है, वो आपकी जिंदगी पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। इसको हम अनित्य कारका भी बोलते हैं कि लग्नेश जहाँ बैठा है वो तो है ही है, लेकिन उसका भी जो डिस्पोजिटर है, जो लॉर्ड है, वो कहाँ बैठा है, वो पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है आपके लगन के। और तीसरा हम देखते हैं कि दृष्टियां, कि आपके लगन के ऊपर किस प्रकार के ग्रह इफेक्ट कर रहे हैं, कौन देख रहा है आपके लगन को। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका लगन से बिल्कुल ऑपोजिट भाव, सप्तम भाव, इसको भी हम देखते हैं, क्योंकि उसके बिना, क्योंकि सप्तम भाव आपके कंसेप्शन का भाव है, अनाधना लगना, तो वो भी हम देखेंगे कि वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो ये 4 चीज़ें जब हम देखते हैं तो हम लगन को किसी मुकाम पे एनालाइज करने वाले बनते हैं। लेकिन अगर मैं छोटी छोटी बात करूं, मेष से लेकर मीन तक, तो मेष लगन के जो लोग हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी है, दे डोंट लाइक टू बी करेक्टेड। उनको कोई करेक्ट करे तो उनको प्रॉब्लम है उससे, क्योंकि मंगल है, उसको लगता है कि जो मैंने बोला वो सही है। ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास ज्ञान है, लेकिन उनको कोई करेक्ट करे, उसको एक्सेप्ट करते करते मेष लगन को बहुत वक्त लग जाता है। बट क्योंकि मंगल की एक और स्पेशलिटी होती, कोई भी फौजी आप उसको करीब से जानिए, वो बहुत इमोशनल होगा। तो ये वो कोकोनट की तरह बाहर से सख्त, अंदर से बहुत नरम लोग मेष लगन के स्वामी होते, मेष लगन के होते हैं। और इसमें एक चीज़ मैंने और देखी है कि नारियल के अंदर बहुत जल होता है, लॉट ऑफ वाटर, राइट। तो जल किसका कारक है? जल आपकी इमोशंस का कारक है, तो उनमें इमोशन भरी होती है। इसी के साथ साथ पराक्रमी भी होते हैं, क्योंकि मंगल के अंदर पराक्रम आता है। तो हर एक ग्रह की एक एनलाइटेंड साइड है, एक डार्क साइड है। तो जब मैं मंगल के लगन के बारे में बात करूं कि एरीज का स्वामी मंगल है, तो हम वृश्चिक के बारे में बात किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि मंगल की जो एक बहुत वाइट पावरफुल एनलाइटेंड साइड है वो मेष लगन है, और मंगल की जो डार्क साइड है वो स्कॉर्पियो लगन है, राइट। जहाँ पर आप थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट होंगे, थोड़े प्रैक्टिकल होंगे और ज़्यादा लॉयल होंगे। मेष लगन हो सकता है कि लॉयल्टी में प्रॉब्लम आए, लेकिन स्कॉर्पियो लगन में लॉयल्टी में प्रॉब्लम बहुत कम देखी गई है, अनटिल एंड अनलेस आपका लगन इतना अफ्लिक्टेड हो कि जो आपको लॉयल ना बनाए। लेकिन अगर आप सबसे लॉयल पत्नी से अगर आप शादी करना चाहते हैं, लॉयल पति से शादी करना चाहते हैं, और आप उसका लगन और लग्नेश अगर वो अच्छे स्थान पर है, तो वो आपके साथ आपकी बेस्ट चॉइस है। वृश्चिक लगन, राइट। शॉर्ट टेम्पर्ड है, इम्पल्सिव है क्योंकि मंगल की डार्क साइड है, लाउड है, लेकिन
किसी भी सिचुएशन से इमीडिएटली बाहर आने वाला भी है। जैसे गुस्सा हुए, बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन 10 मिनट बाद वो रिकनसाइल कर लेगा वृश्चिक लगन। मेष नहीं रिकनसाइल करेगा, मेष को थोड़ा और वक्त चाहिए, क्योंकि उसका इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा, 2-4-6 घंटे के बाद बोला चलो लेट्स लीव इट। लेकिन वृश्चिक बोलेगा चलो लेट मी लीव इट राइट नाउ, खत्म, दैट्स डन। तो वृश्चिक लगन की एक और क्वालिटी है, जैसे मैंने कहा लॉयल्टी, तो दुश्मनों के दुश्मन और मित्रों के मित्र, ये वृश्चिक लगन की क्वालिटी है। वृश्चिक लगन जिंदगी में जिसको एक बार छोड़ देगा उसको वापस नहीं लाएगा अपनी लाइफ में, ब्रेक्स कंप्लीटली। क्योंकि केतु जो है वो वृश्चिक राशि का लॉर्ड है, मंगल के साथ को लॉर्डशिप उसकी है, तो वो छोड़ देगा तो छोड़ देगा आपकी लाइफ में, दोबारा नहीं लाएगा आपको उसको जिंदगी में। तो ये मंगल के लगन हो गए। अगर हम वृषभ और तुला की बात करें तो वृषभ लगन बेसिकली एक ऐसा लगन है जो आपको ऑनेस्टी देता है। अब लॉयल्टी और ऑनेस्टी में फ़र्क है, आप ध्यान से सुनिएगा। लॉयल का मतलब नहीं कि आप ऑनेस्ट भी हैं, और ऑनेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप लॉयल भी हैं। सही कह रहे हैं। भगवान कृष्ण को ही देख लीजिए, भगवान कृष्ण में जो दुर्योधन है वो पूछता है कि कृष्ण हम किस नक्षत्र में युद्ध शुरू करें, तो कहते हैं अभिजीत में करो, क्योंकि वो भगवान कृष्ण उस समय ज्योतिषी के रूप में उसके सामने बैठे। तो वो अनाउंस कर देता है कि हम अभिजीत नक्षत्र में महाभारत युद्ध करेंगे और हम विजयी होंगे। तो भगवान कृष्ण ने अभिजीत को ही साइड पे कर दिया। इसीलिए हमारे 28 नक्षत्रों की कॉन्स्टलेशन में अभिजीत केवल मुहूर्त बन के रह गया, नक्षत्र नहीं। कि सूर्य आप इस नक्षत्र में जाएंगे ही नहीं, चंद्र आप इस नक्षत्र में जाएंगे ही नहीं। आप जब जाएंगे, क्योंकि वो पार्ट है कॉन्स्टलेशन का, तो मुहूर्त के टाइम पे जाना, एक दिन के लिए चंद्रमा आप मत जाना। तो क्या है, वो लॉयल्टी नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण ऑनेस्ट है किस चीज के लिए, कि उनको जो करना है, कि उनको महाभारत करना है। ईगो जो अहंकार है उसको खत्म करना है और कर्मों का ज्ञान देना है। वृषभ लगन, वृषभ लगन कोलेक्टिव धन संचय करने का भी एक लगन है। जैसे भगवान कृष्ण ने किस चीज का धन संचय किया, ज्ञान का। अब एक कंट्री होती है ना, उसका भी एक लगन होता है। तो वो जो लगन है वो कैसे बना, कैसे इम्पैक्ट आया, उस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं कोलेक्टिवली, वो उस लगन पे इम्पैक्ट करते हैं। जैसे हमारे भारत का लगन देखिए, वृषभ लगन है, यहाँ पर लोगों को पैसा जोड़ने की आदत है ना। बिल्कुल। आपको दुनिया में कहीं भी चले जाइए, ये यूनिकनेस है इंडिया की। ये यूनिकनेस है कि हम पैसा धन संचित करेंगे, हम जोड़ेंगे उस धन को। हमारे पास गहने होने चाहिए, हमारे पास शादी है बेटी की तो इतने गहने देने हैं। आप अमेरिका में जाइए, वैसा वहाँ पे कुछ नहीं है। उनको इतना ज्ञान ही नहीं है कि धन को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका का जो लगन है वो धनु है, सेजिटेरियस लगना। सेजिटेरियस क्या कह रहा है, हमें दुनिया घूमनी है। वो तो 6 महीने नौकरी करते, पैसे इकट्ठे करते, 1 महीने घूमते, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। उनके लिए जस्टिस बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जस्टिस नहीं हो रहा, उनके लिए वैल्यू ऑफ ह्यूमन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रोटोकॉल्स उनके लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन। आप देखिए ना, आप अमेरिका में जाइए, गाड़ियों में ही इतना रूल्स एंड रेगुलेशन आपको मिलेंगे। तो इसके साथ साथ धनु लगन भी कवर हुआ, कि धनु लगन वो लगन है जो प्रोटोकॉल्स में बिलीव करता है, धर्म में, नॉलेज में, एजुकेशन में। और इसकी वजह से धनु लगन को थोड़ा थोड़ा अभिमान भी हो जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर मूल त्रिकोण साइन बन जाता है बृहस्पति का, तो थोड़ी सी ईगो दे देगा, फैट ईगो दे देगा धनु लगन। तो अब वो धनु भी कवर हुआ, वृषभ भी हुआ। वृषभ से उल्टा जो है शुक्र का तुला। तुला लगन एक ऐसा लगन है जो हमेशा लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, कि अगर मैंने 12 घंटे काम किया है तो मुझे 2 घंटे परिवार को भी देने हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुला की होती है कि वो जितना बैलेंस बनाने की कोशिश करता है उतना ही उससे बैलेंस बनता नहीं है। यही तुला लगन के दुख का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
तुला लगन के लोग हाईली डिवोटेड लोग होते हैं, दे आर वेरी डिवोटी। वो इतना डिवोशन और सेक्रीफाइस करेंगे अपने जीवन में जो कोई भी नहीं कर सकता। वो 1 मिनट में आपको बोलेगा आपको चाहिए आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि शुक्र की वो एक ऐसी साइड है जो हमेशा सेक्रीफाइस करती रहती है। लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो, नहीं चाहिए, जाने दीजिए। अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, सबसे बड़ी एग्जाम्पल। कभी आप अपने जीवन में महात्मा गांधी जी का चार्ट देखिए। महात्मा गांधी जी का क्या लगन है? तुला लगन है, लिब्रा, सब कुछ दे दो, उसको ये चाहिए दे दो, उसको ये दे दो, लेकिन वो बैलेंस बना रहे कि हमें आज़ादी चाहिए, हम लड़ेंगे लेकिन ऐसे नहीं लड़ेंगे, वैसे नहीं लड़ेंगे, दोनों से कॉन्वर्सेशन से बात करके लड़ेंगे। तुला आप जब भी किसी लगन के बारे में या लग्नेश के बारे में जानना चाहते हो ना, आप किसी सेलिब्रिटी का, आप भगवान राम का, आप भगवान कृष्ण का चार्ट उठाओ। भगवान कृष्ण आपको टॉरस लगन के मिलेंगे, भारत आपको टॉरस लगन का मिलेगा। हमारा एम क्या है? ज्ञान देना। धर्म का ज्ञान पूरी दुनिया से लोग लेने के लिए कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। तो आप केवल वृषभ लगन को आप धन के साथ नहीं जोड़ सकते, ये सिर्फ धन ही है। लेकिन जोड़ते हैं ना सर? जोड़ते हैं, और वो सही है। सही है। खाने पीने का स्वाद वृषभ के पास है। क्या रेसिपी? सबसे अच्छा और शुद्ध और पवित्र खाना भारत का माना जाता है। परिवार की वैल्यू भारत के पास है, कुटुंब की वैल्यू जो है वो भारत के पास है, इसीलिए वृषभ लगन है। ये सारे ट्रेड्स वृषभ में आ जाएंगे। अब कर्क लगन है तो कर्क लगन इमोशन, श्री राम हमेशा सॉफ्ट हार्टेड, क्योंकि चंद्र, हाँ मिथुन के बारे में आते हैं। अब मिथुन की अगर आप बात करें तो ये बुध के लगन है। मिथुन में जो एक पॉजिटिव साइड है बुध के लग्नों की, मिथुन और कन्या, मिथुन ज्यादा पॉजिटिव साइड है एज कंपेयर टू कन्या। अच्छा। अब ये चीज समझने के लिए ना आपको ये जानना पड़ेगा कि हर एक राशि को उस राशि का स्वामी मिला कैसे। मेष को मंगल ही क्यों मिला? Exactly. वृषभ को शुक्र ही क्यों मिला? मिथुन को बुध ही क्यों मिला? तो इस लॉजिक को 2 मिनट में समझते हैं। माता और पिता जन्म देते हैं, शिव और शक्ति। शिवजी पंचम भाव में बैठते हैं और माँ पार्वती चौथे भाव में। पिता और माता का भाव है। अब सूर्य और चंद्रमा यहां बैठ गए। अब आप ब्रह्मांड को आंखें बंद करके देखिए। सूर्य के अगले ऑर्बिट में कौन सा ग्रह बैठा है? बुध। बुध से आगे शुक्र, शुक्र से आगे मंगल। तो सूर्य बैठे पंचम भाव में लियो में, चंद्रमा में बैठे माँ। एक तरफ माँ देख रही है, एक तरफ पिता देख रहे हैं। तो पिता से अगला कौन उन्हें दिखा? बुध। बुध तेरे को दी कन्या राशि। बुध के बाद कौन मिला? शुक्र। शुक्र आपको लिब्रा आ गई है। शुक्र, अच्छा आप मंगल बैठे हो, मंगल आपको स्कॉर्पियो देते। अच्छा मंगल के आगे धरती है, धरती के आगे कौन बैठा है? ओ गुरु बैठे हैं, उनको सेजिटेरियस। अच्छा उनसे आगे कौन है? शनि, आपको मकर। मकर। उधर से माँ देख रही है, माँ देख रही है, अच्छा बुध तीसरा भाव, उधर से 3 नंबर को फिर बुध, 2 को शुक्र, मेष को मंगल, 12 को गुरु और 11 को शनि। सभी राशियों को उनके स्वामी मिल गए। देख रहे? ब्रह्मांड में माता पिता देखकर उनको दे दिए अपने अपने, समझे? और राहु केतु पीछे पीछे है। राहु बहुत समझदार है। राहु कहता है कि सबसे इंटेलिजेंट कौन है? बुध है। बुध में अपना ऑफिस बनाता हूँ और शनि में जाके अपना घर बनाता हूँ। और केतु कहता है नहीं, मुझे मंगल के साथ रहना है और गुरु के साथ रहना है, मोक्ष चाहिए। तो मंगल अपना घर बनाता है वृश्चिक में और मीन में ऑफिस बनाता है अपना जाके। राहु और केतु। अब आप देखिए कि जेमिनाई, टॉरस, एरीज, इनके ऊपर चंद्र का प्रभाव है। तो ये सारे इमोशनल लगन हो गए। राइट। और 6, 7, 8, 9 अप टिल 10 ये सारे प्रैक्टिकल लगन हो गए। सूर्य में ईगो आ रही है उनमें। तो अब आप मुझसे 3 और 6 में अगर आप डिफरेंस पूछेंगे क्या है, दोनों तो सेम लगन के हैं, लेकिन 3 इमोशनल है और 6 प्रैक्टिकल है, लेकिन है बुध के ही।
लेकिन उसको एनर्जी कौन दे रहा है? सूर्य। सूर्य दे रहा है। उसको एनर्जी कौन दे रहा है? चंद्र। देखिए सर, मतलब सेम लॉर्ड हैं लेकिन कितना अंतर है। आप मेष और वृश्चिक को देख लीजिए। मेष को जज्बाती बना रहा है चंद्र और वृश्चिक को एकदम एग्रेसिव बना रहा है सूर्य। यही डिफरेंस आपको वृषभ और तुला में मिलेगा। यही डिफरेंस आपको जो है धनु और मीन में मिलेगा। मीन को आशीर्वाद देने वाला चंद्र है, इमोशन है, उसमें सात्विकता है, धर्म के साथ साथ प्यार भी है, और इसमें केवल धर्म है और डिसिप्लिन है और ईगो है। यही फर्क है मकर और कुंभ में। कुंभ इमोशन आ जाता है, मकर में इमोशन की कमी है, कोई इमोशन नहीं है मकर के पास, वो प्रैक्टिकल है, वो रूल्स को देखता है, ऐसा होगा तो ऐसे ही होगा, ऐसा होगा तो ऐसे ही होगा। और कुंभ कहता है नहीं, ठीक है मेरे पास रूल है, लेकिन थोड़ा सा जज्बात से भी सोचते हैं, हर एक को मौका देते हैं। तो आप देखिए जब शनि कुंभ में गए तो सबको मौका दिया उन्होंने, बिल्कुल। लेकिन जब शनि मीन में आ रहे हैं, नहीं अब इसमें थे, जब आप ये देखिए मकर में तो कोविड टाइम, फ्यूरियस कोरोना टाइम 2020, जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स, उस पर इतना सा भी तरस नहीं था, इतनी भी इमोशन नहीं थी, क्योंकि वो लगन इज फेडेड बाय सूर्य। क्योंकि सूर्य ने ऐसे दृष्टि डाली ग्रहों को और उनको राशियां देते गए, उधर चंद्रमा ने दृष्टि डाली तो वही ऑर्बिट को देख के उनको राशियां देते गए, माँ गौरा और महादेव। अब देखो, अब आप अगर इस स्ट्रेटेजी से अगर आप लगन लॉर्ड को, लगन को समझना शुरू करो तो कितना इजी समझ में आया आपको कि कौन सा इमोशनल लगन और कौन सा नॉन इमोशनल लगन, किसमें चंद्रमा का प्रभाव, किसके ऊपर सूर्य का प्रभाव, और ग्रह दोनों के सेम से। चंद्रमा के लग्न को ही ले लेते हैं, कर्क लग्न। अब कर्क लगन है तो माँ का लगन है, इमोशन है। आप देखो ना, श्री राम जो है वो माता और पिता दोनों का ही रोल निभाते हैं अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए भी उन्होंने माता पिता दोनों का रोल निभाया, तो नरिशिंग लगन माना जाता है हमेशा हमेशा कर्क। और धर्म का, एजुकेशन का, ज्ञान का, आप देखो कर्क लगन की माँ होगी ना, उसका एजुकेशन पे बहुत फोकस होगा कि मेरे बच्चे पढ़ने चाहिए, सही जगह पे जाने चाहिए, और उसके कारण वो हमेशा, क्योंकि 4 नंबर लगन से तीसरी राशि किसकी है? बुध की। 4, 5, 6, तो हमेशा कम्युनिकेट करती रहेगी बच्चों के साथ, बहुत प्रैक्टिकली, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। अब 5 नंबर जो लगन है अगर देखो तो सूर्य का, वो पिता वाले सारे फीचर्स आ गए। पिता क्या है, थोड़े स्ट्रिक्ट है, पिता को हो सकता है माँ से ज़्यादा नॉलेज हो समाज की, सोसाइटी की, तो उनका फोकस क्या है? नॉलेज। नरिशमेंट माँ दे रही है ना, उधर दूध पियो और इधर पढ़ने आ जाओ आप, कम स्टडी विद मी, ये देखो ये मेरे ऑफिस क्या, ये ऐसे काम होता है, ये फाइल पढ़ो कैसी है। तो वो आपको लियो बड़ा फोकस्ड है, लियो को बहुत एजुकेशन चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए उसे, वो ज्ञान का भूखा है लियो। उसको जहाँ से ज्ञान मिलेगा वो लियो लेगा और आगे देगा। अब जैसे सूर्य है, मान लो किसी का सूर्य लगन में बैठ जाए या सूर्य तीसरे भाव में हो, ऐसे इंसान को ना ज्ञान एकत्रित करके दूसरे को ज्ञान देने को बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे टीचर बन जाते हैं ऐसे लोग, राइट। तो वो लियो लगन हो गया। अगर हम कन्या की बात करें तो कन्या को सूर्य ने बुध को ज्ञान दिया वहाँ के, भाई बिजनेस, यू हैव टू बी अ बिजनेस मैन, नॉट लाइक योर मदर जो उसको मिथुन को बोल दिया कि बेटा आराम से कर लेना, कल चले जाना ऑफिस, अगर आज तो थका हुआ है, परसों चले जाना, आज नहीं हम कल कर लेंगे काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना दबाव नहीं लेना अपने। वो मिथुन लगन है। लेकिन आपका कन्या लगन तो नहीं, आज ही करेंगे भाई, चाहे रात के 12 बज जाए, ये काम होना चाहिए। सो यू विल ऑलवेज हैव डिफिकल्ट बॉसेस। अगर उनमें से किसी एक बॉस का लगन जो है वर्गो हो गया, भैया आज का काम आज ही करके जाएंगे, हमारा बिजनेस कंप्लीट नहीं हुआ चाहे रात के 12 बज जाए। डिसिप्लिन। तुला की हम बात कर चुके हैं, वृश्चिक की हम बात कर चुके हैं, धनु की अगर हम बात करें तो वही ज्ञान, प्रोटोकॉल्स, डिफिकल्ट पर्सन्स इन धनु लगन, क्योंकि उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में ना एक सेट रूल्स का पैटर्न होना चाहिए, हम उस पर ही चलेंगे। अगर वो नहीं है तो लाइफ बिना प्रोटोकॉल्स के, बिना धर्म के, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के, बिना लॉ के आपकी कोई लाइफ नहीं है। इसलिए आप धनु लगन के लोग अगर लगन में बृहस्पति हो या छठे में बृहस्पति हो या अष्टम या नवम में बृहस्पति हो, यू विल फाइंड ग्रेट लॉयर्स,
क्योंकि बृहस्पति लॉ का भी बहुत बड़ा कारक है। लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने वाला शनि है, लेकिन लॉ को लिखने वाला बृहस्पति है, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाला बृहस्पति है। ये बात आप याद रखिएगा। जितने भी राजे महाराजों की कॉन्स्टिट्यूशंस बनाई जाती थी, उनको कौन बनाता था? गुरु बनाते थे। गुरुओं ने कॉन्स्टिट्यूशंस लिखी है। राजा राम की कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वशिष्ठ ने लिखी है कि आप ऐसे 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 करेंगे। और जब छठा भाव आप कन्या लगन को देखें तो उस लॉ से आप ये देखिए ना कि नवम भाव से, यानी कि सेजिटेरियस अगर हम लगन लें तो उससे छठा भाव कौन सा है? 10वां 10th। तो वो पूरे लॉज का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने वाला कौन है? बुध। और बुध में कौन सी राशि? कन्या राशि। कि इस ऐसे ही करेंगे भाई काम, शाम तक ये खत्म होना चाहिए। सूर्य का प्रभाव है वहाँ। सूर्य का प्रभाव है। और अब शनि के ऊपर जब सूर्य का प्रभाव हो जाएगा तो वो मकर बन जाएगा। और डिसिप्लिन, दुख, खुद भी दुखी है, काम करना, सामने वाला भी दुखी है ये लाइफ में पूरा, कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे ही होना चाहिए, यही होना चाहिए। बहुत स्पेसिफिक होता है। बहुत स्पेसिफिक होंगे, बहुत पर्टिकुलर होंगे। धन की तरफ ध्यान होगा, कोई धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो रहा है, 2 पदाएं है, श्रवण है, वो हमेशा मैंने देखा है कि मकर लगन की एक और पैटर्न होता है कि वो लास्ट स्टेप पे हार जाते हैं। पूरा फाइट करेंगे, लास्ट में हारना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा उनको, क्योंकि वहां पे श्रवण की एनर्जी है। श्रवण में 3 स्टेप में बाली हार गया था, पाप ने बोला तीसरा मेरे सिर पे रख। लास्ट स्टेप पे शुक्राचार्य उसे रोक रहे हैं कि मत करना, इट्स अ ट्रैप। तूने इतने यज्ञ किए, कह नहीं ब्राह्मण है, बच्चा है, मैं उसको मना नहीं कर सकता। यू आर नो मोर इंद्रा, आप इंद्र नहीं बन सकते, अब खत्म। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज ऑफ द मकर लग्न। दे वांट टू बी इंद्रा बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। और वो फाइट उनके बीच में चलती रहती है। अब एक्वेरियस वही शनि का लगन है, लेकिन उसको ब्लेस किसने किया? माँ दुर्गा ने। तो वो सबको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वो कलेक्टिव वर्क में, टीम वर्क में, वो नॉलेज में अपने आप को लेके जाना चाहता है। वो हर एक को अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जैसे माँ, जैसे आप एक माँ है ना, अपने बच्चे को खिला रही है, एक छोटा बच्चा और साथ आके उसको भी खिला रही है, तो एक बाइट ले ले। वो चाची का बच्चा आ गया, आजा आजा आजा, तू भी ले ले, तू भी ले ले। बुआ की बेटी आ गई, तू भी ले ले। हाँ, तो एक्वेरियस लगन बड़े भाई बहन जैसा है जो आपको सपोर्ट करेगा। वही शनि का लगन, वो भाई बहन की तरह। एक्वेरियस लगन इंटरफियरेंस नहीं चाहता अपनी लाइफ में किसी की, ना वो किसी की लाइफ में इंटरफियर करता है, और बड़े भाई की तरह सपोर्ट करता है। तो ये डिफरेंस है मकर और एक्वेरियस में। और पाइसेस मेरा फेवरेट लगन है। उसका क्या है, पाइसेस को अगर आप देखो ना तो इसमें 2 मछलियां हैं। अब मछलियों को समुद्र की बाउंड्री नहीं पता। समुद्र के अंदर मछली को क्या पता कि वो कौन से समुद्र से कौन से समुद्र में जा रही है। आप पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को, आप धरती को देखिए, क्या समुद्र की बाउंड्री सिर्फ ऊपर ऊपर होगी? उसके अंदर तो कोई बाउंड्री नहीं है ना। इसलिए पाइसेस लगन को बाउंड्री नहीं चाहिए। जैसे कलाकार है, आप कलाकार को बाइंड नहीं करके रख सकते। बोले मैं अपनी तरह काम करूंगा, करना करो, नहीं करना चलो। वो बेसिकली पाइसेस लगन है कि वो कलाकार जिसको अपनी कला पे भरोसा है, अपनी रिस्ट्रिक्शन या बाउंड्रीज पे भरोसा नहीं है, ये है वो पाइसेस लगन। इसलिए जब भी मैं पाइसेस लगन से किसी से मिलता हूँ, मुझे इतना पता होता है कि वो एक सेट पैटर्न में काम कर रहा है, लेकिन ये बंदा अंदर से बहुत टैलेंटेड है। और जिस देर उस इंसान को रियलाइजेशन होगी, उसका जीवन बदल जाएगा। दैट्स व्हाट इज पाइसेस लगन। ये हमने सारे लगन की बात की, 6, 8, 12 की भी बात कर लेते हैं कि अगर लग्नेश किसी का भी हो, चाहे वो एरीज टू पाइसेस कोई भी लग्न हो, अगर 6, 8, 12 में चला गया तो कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इसके? देखो, एवरीथिंग हैज़ अ मीनिंग। अब मैं पहली बात तो आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि 6, 8, 12 को मैं बुरा नहीं मानता, ठीक है। अब लगन लॉर्ड 6, 8, 12 में गया तो एक प्रॉब्लम छठे भाव में जाने की श्योर है कि उसको बीमारी मिलेगी अपनी सेहत में, पेट का रोग, हार्मोनल डिसबैलेंस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स आना, ये छठा भाव एक्टिव करता है। पेट की जो डाइजेशन है, IBS, वो छठा भाव है। तो लगन लॉर्ड उसमें गया तो हम मेडिकल ज्योतिष में सबसे पहले यही देखते हैं कि लग्न लॉर्ड 6, 8, 12 में तो नहीं है, मतलब सेहत वाइज वीक है, शारीरिक दुख जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे।
अगर लगन लॉर्ड 6, 8, 12 में गया। पहला तो ये रूल आउट करें। अब वो किस तरह के दुख हो गए, छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, क्रॉनिक डिजीज होगी, वो हम कुंडली को देखकर डिसाइड करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का लग्नेश बृहस्पति है, वो छठे भाव में चला गया। अब बृहस्पति जो है वो लीवर का कारक है ना। तो आप देखेंगे नेचुरली वो बंदा नॉन अल्कोहलिक होगा, नॉन स्मोकर होगा, लेकिन उसका फिर भी फैटी लीवर होगा, उसको फिर भी लीवर के अंदर प्रॉब्लम। आप आजकल आप कितने केस देखते हैं जहाँ पर कभी ज़िंदगी में शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, और आपका 4th ग्रेड सिरोसिस आ गया। वो जुपिटर बृहस्पति राहु के साथ बैठा है छठे में, राहु ने वो दे दिया, या बृहस्पति केतु के साथ आ गया, तो वो लीवर की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं लीवर का कारक था। तो वो इस तरह से 6, 8, 12 में 8वां भाव क्रॉनिक डिजीज़ का है। मान लीजिए कि किसी को किडनी की प्रॉब्लम आ गई, नेफ्रो की प्रॉब्लम आ गई, सारी ज़िंदगी बीमारी चल रही है, तो वो 12वें भाव में अगर लग्नेश चला गया और वो पीड़ित हुआ, राइट, राहु की दृष्टि है उसके ऊपर, या वो लगन वाइज डिग्री वाइज बहुत वीक है, या वो वक्र स्थिति में है और क्रूर ग्रह उसके साथ बैठे हैं, तो वो कोई ना कोई, और उसको हम नवमाश में भी देखते हैं, अगर उसका नवमाश में चौथे घर के साथ संबंध बन जाए, जो खर भाव है, 64th नवमांश का अगर आप कॉन्सेप्ट लें, तो लगन से और चंद्रमा से नवमांश में चौथा भाव के अंदर का जो ग्रह बैठा है, या जो उसका स्वामी है, वो खर स्वामी बना, खरेश बन गया आपका, उसके साथ संबंध आ गया, तो उस महादशा अंतरदशा में आपको क्रॉनिक बीमारी दे देगा। ठीक है, तो ये तो 6, 8, 12 का हुआ। लेकिन अगर हम काम की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, तो उनको बहुत अच्छा मानता हूँ मैं, क्योंकि आपका लगन जहां भी जाएगा वो बलशाली है, नेचुरली उसके पास कृपा है भगवान की, वो शक्तिशाली है। तो टेक्निकली बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि लगन को 6, 8, 12 का वो नहीं लगता, श्राप नहीं लगता। तो एक तरह से अगर छठे भाव में लग्नेश गया है, तो वो रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशन से लड़ने की हिम्मत रखता है। ही विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। अष्टम भाव में गया, उसको गड्ढे में गिरा दो, वो बाहर आ जाएगा, he'll bounce back, he'll come out। 12वें में गया, आप उसको अकेला छोड़ दो, सारे एक तरफ वो एक तरफ, तो भी जीत जाएगा वो। तो आप हमेशा किसी को बहुत अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। हर एक चीज का देश काल पात्र के बेस के ऊपर एक मीनिंग होता है। कि सेहत में दिक्कत है, ठीक है, लेकिन वो हारने वाला ही नहीं है छठे भाव पे, इज नॉट गोइंग टू गिव अप। आपने सर शुरुआत में एक बात कही थी कि जब हम पैदा होते हैं तो एक रश्मि लेके, वो 7 रंगों की जो रश्मि होती है, वो 7 लॉर्ड होते हैं, 7 राशियाँ होती हैं, उनके साथ हम पैदा होते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध होता है इसमें कि हमने पूर्व जन्मों में कैसे कर्म किए हैं, उससे हमें लग्न मिला है, जो भी अभी कुंडली मिली है, जो भी लग्न मिला है। तो आपको क्या लगता है कि ब्लेस्ड लग्न कौन से होते हैं आपके अपने एक्सपीरियंस में, क्योंकि आप तो लाखों कुंडलियाँ देख चुके हैं। जी देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, कोई लगन ब्लेस्ड नहीं होता। मैं आपको सच में बताऊंगा, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि कर्क लगन बहुत अच्छा लगन है, लेकिन मैंने कर्क लगन को अभी कलयुग में इतना डिस्प्यूटेड लगन देखा कि उनका मन साफ नहीं है कर्क लगन में, ग्रहों की स्थिति की वजह से। तो इसलिए किसी भी एक लगन को कहना कि ये बहुत ही अच्छा लगन है, जैसे मैंने आपको मेरा फेवरेट लगन, मैं फेवरेट कह सकता हूँ कि मेरे को पाइसेस लगन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके पास ज्ञान का भंडार होता है। मेरे एक गुरु है जिनका पाइसेस लगन है, और मैं उनको भगवान मानता हूँ। तो वो लगन जो लोगों का है, वो ज्ञानी लोग हैं, तभी मैंने बोला पाइसेस मेरा एक जो लगन है। फिर एक्वेरियस को मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक्वेरियस के जो लोग हैं वो किसी की लाइफ में इंटरफियरेंस नहीं चाहते, ना वो करते हैं ना वो चाहते हैं अपने जीवन में। मेष लगन की जब भी कुंडली देखता हूँ तो मुझे लगता है कि किसी भी सिचुएशन में इसको डाल दो, ये निकलेगा बंदा बाहर, पराक्रम है इसके अंदर। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरा फेवरेट है या ये बहुत ही अच्छा लगन है, मतलब हर एक के पर्सनल चॉइसेस होते हैं। तो इस तरह से मेरे को ये 3 लगन 11, 12 और 1 अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मिथुन लगन खराब है, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि कन्या लगन खराब है या वो ऐसा होता है। नो, आपको बहुत अच्छे लोग भी आपको हर लगन के मिलेंगे। डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। काफ़ी डिटेल में आज हमने डिस्कस किया है, और अभी तक एक आइडिया तो लगा होगा, हालांकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे तो और डिटेल में करेंगे लग्नों के बारे में। सर तो एक लग्न पे 1 घंटा बोल सकते हैं, हमने कोशिश करी 1 घंटे में 12 लग्न को समेटने की।
थैंक यू सो मच सर जुड़ने के हरे लिए। राम कृष्ण। आपका कौन सा लग्न है, उसका लग्नेश कहाँ बैठा है और आपको क्या रिजल्ट्स दिख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।